हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स में किसके बारे में, फोर्सेस के बारे में, यानी बल के बारे में। फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फोर्सेस। फोर्स यानी बल। सबसे पहले जान लेते हैं कि बल होता क्या है, यानी फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या है? फोर्स होता है पुश या फिर पुल। पुश और पुल। ये क्यों हम बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु पर बल लगाना क्या होता है? उसको खींचना या धक्का देना। इस तरीके से जो होता है वो होता है उस पर फोर्स लगाया गया, ये बोला जाता है। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स वह है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की स्थिति में, पोजीशन में चेंज लाने की कोशिश करता है या फिर चेंज ला देता है। वो चेंज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम फोर्स किस प्रकार से लगा रहे हैं, तो वो होता है फोर्स। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन, कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो सभी जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज लाने की कोशिश करते हैं या फिर चेंज ला देते हैं, वो होता है फोर्स होता है। तो ये जनरल पुश और पुल होता है फोर्स, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी यूनिट्स की, क्वांटिटी है, ये किस यूनिट में नापी जाती है, कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो जो इसकी यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन, ठीक है। ये याद रखेंगे, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। जैसा कि हमने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात की थी यूनिट के, तो ये जो न्यूटन है वो है SI सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, यानी SI सिस्टम में इसका जो मात्रक या यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। बात करें में MKS सिस्टम में क्या होगा, देखिएगा जो F होता है, अगर बात इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जो फोर्स होता है, फोर्स का जो फार्मूला होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बाय फार्मूला देने लगे, तो जो फोर्स होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। तो F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ से ये होता है फोर्स का फार्मूला। अगर यहीं से हम इसका यूनिट निकालें MKS में, तो मास की क्या यूनिट होती है MKS, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में क्या होगी, तो m यानी मास, मास MKS में kg लिया जाएगा, किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन जो होगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बनती है MKS में इसकी यूनिट, ठीक है। अब बात करें अगर अगले सिस्टम की, यानी CGS सिस्टम की। CGS सिस्टम में जो होता है इसकी जो यूनिट बोली जाती है, आप इसको CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में कर सकते हैं। CGS सिस्टम में जो निकल करके आता है उस यूनिट को नाम दिया जाता है डाइन, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं डाइन। जिस तरह से यहाँ पर SI सिस्टम में न्यूटन नाम दिया जाता है, इसी तरह से CGS सिस्टम में डाइन यहाँ पर नाम दिया जाता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें किसके बारे में, फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है, क्या यूनिट होती है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में क्या यूनिट होती है। बात करें अगर डायमेंशन की, ठीक है, तो अगर बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये अभी हमने इससे पिछले वीडियो में डायमेंशंस में फोर्स की जो डायमेंशन निकाली थी वो क्या थी, वो थी ML/T की पावर -2। यहाँ पर M की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2, ये होती है डायमेंशन फोर्स की। तो ये तो हो गई फिजिकल बातें, ठीक है, कि कैसे कैसे फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, क्या यूनिट होती है, कैसे नापते हैं और किस प्रकार से उसकी अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स होती हैं। तो ये तो बात है बेसिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट, कि मतलब किस प्रकार से उस फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहला है बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरे टाइप है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस यानी कि यहाँ पर बैलेंस होता है, वो फोर्सेस कहलाते हैं
बैलेंस्ड फोर्सेस, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर कई सारे बल एक साथ लगाए जा रहे हैं और उनका जो टोटल है, ठीक है, जो टोटल है वो एल्जेब्रिक सम जो है उन सभी फोर्सेस का अगर वो ज़ीरो होता है, मतलब उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, जो पुश या पुल हम देना चाहते हैं उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर, वो नहीं हो रहा है, जिस स्थिति में वस्तु थी वहीं पर है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पर कई तरह के फोर्स इस प्रकार से लगे हैं, ठीक है, F1, F2, F3, F4, इस प्रकार से कई तरह के फोर्स यहाँ पर लगे हैं। और ये फोर्सेस, जितना फोर्स नीचे से लगाया उतना ही ऊपर से लगा दिया, जितना इधर से लगाया इतना ही इधर से लगा दिया, तो क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई रिजल्ट फोर्सेस का नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना F1 इस डायरेक्शन में है, F2 उतना ही दूसरी डायरेक्शन में है, तो F1 और F2 क्या हो जाएगा, माइनस में उतना ही हो जाएगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ही नेगेटिव है, ये इतना ही इसका नेगेटिव है। तो ये इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं जहाँ पर जो प्लस होता है उन सबको जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो आ जाता है, तो वो कहलाते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, जब कोई रिजल्ट ना निकले। तो अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। इसके अंदर सारे वो फोर्सेस आ जाएंगे जितने भी देखे जाते हैं जनरली, जहाँ पर फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, वो सभी फोर्सेस क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, मैंने इस तरह से फोर्स लगाया और ये इस तरह से डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं फोर्सेस के, वो आते हैं, सबसे पहला तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही ले लेते हैं। ग्रेविटेशन, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जो हर तरफ है, एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या लगा रही है, एक तरह का फोर्स लगा रही है, अपनी साइड खींच रही है, तो वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो कुछ इफेक्ट हो रहा है तो ये होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में देखे जाते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्सेस कौन से होते हैं, जो ये पुश और पुल हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, और होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये जितने भी फोर्सेस होते हैं जहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फोर्सेस कौन से होते हैं, जो एटम्स के अंदर काम करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, वो सभी न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक फोर्सेस में आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्सेस में आते हैं, इनका इफेक्ट कम होता है। तो ये सभी फोर्स, ये सब टाइप्स हो गए, और ये सभी अनबैलेंस्ड फोर्सेस में आएंगे, जहाँ पर जो अगर कई सारे फोर्स एक जगह काम कर रहे हैं और उन सब का अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो नहीं है, यानी जो नेट फोर्स है, ठीक है, जो नेट फोर्स है ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या होगा, ऐसे फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात की हमने टाइप्स की, किस बेस पर, कि उनका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर बात करें कि कॉन्टैक्ट के बेस में, अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी वस्तु पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हाथ का कांटेक्ट हो रहा है, तो ये कौन से फोर्स कहलाएंगे, स्पर्शीय बल कहलाएंगे, कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होकर फोर्स लगता है। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्सेस क्या है, किस चीज़ में आ जाएंगे, कांटेक्ट फोर्सेस में आ जाएंगे। और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक होता है फ्रिक्शन, ये भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उस पर कांटेक्ट के बाद में ही लगता है फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्सेस में आ जाएगा। एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता है, किसके साथ में, ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ में कांटेक्ट नहीं होता है, और वहाँ पर फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स, देखिए अर्थ है, अर्थ ही नीचे है, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एरिया है, ठीक है, जितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वहाँ पर एक फोर्स फील हो रहा है, पुश, यहाँ पर क्या हो रहा है,
फोर्स एक फील किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो जिसमें कॉन्टैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी स्पर्शीय बल कहलाते हैं। तो ये हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो यहाँ पर आप इनको बेसिक जानेंगे, क्योंकि बेसिक ही यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप में आता है, पर्टिकुलर आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम यहाँ से इन फोर्सेस में जो मेन इम्पॉर्टेंट, जो एक जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में से बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो जो होता है घर्षण बल क्या होते हैं, फ्रिक्शन। देखिए, जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पर इस तरीके से टच करती है और यहाँ पर इस पर कोई बल इस तरफ लगाया जा रहा है, मान लीजिए F फोर्स इस तरफ लगाया जा रहा है इसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए, तो ये जो कांटेक्ट रहता है इस सरफेस से, ठीक है, इसकी जो कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पर, इस पर एक लगाए गए फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स होता है, जिसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। जहाँ देखिएगा यहाँ पर फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ ऐसी है, कोई फोर्स ऐसा है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, धकेल रहा है, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसको क्या बनाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें इस तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि लगाए गए फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में और कांटेक्ट सरफेस पर यहाँ पर काम करता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो बहुत कई टाइप के फ्रिक्शन फोर्स, कई टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, कई टाइप के फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका फ्रिक्शन। उसके बाद आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक आता है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और एक आता है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इतने तरह के आपके पास फ्रिक्शन होते हैं, और किस बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस बेस पर यहाँ किया गया है। कैसे, मान लीजिए इस बॉडी पर हमने इस तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसके अपोजिट साइड में काम कर रहा है, ठीक है। जिस फ्रिक्शन जो है इस फोर्स के बराबर हो जाता है तो बॉडी जो है मूव नहीं करती, फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो Fr है ये F के बराबर है तो इट डजंट मूव, ठीक है, ये क्या करेगी, तो बॉडी जो है डज नॉट मूव नहीं करती अगर फ्रिक्शन जो है इसके बराबर हो जाता है फोर्स के। तो यहाँ पर जब बॉडी फ्रिक्शन में, जब बॉडी जो है मोशन में नहीं आती फोर्स लगाने के बाद, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो इस प्रकार का फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में ही रह जाती है क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर बॉडी रेस्ट में ही रहती है। मान लीजिए अगर इस Fr की वैल्यू जो है, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से कम है, तो बॉडी में उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगी बॉडी, ठीक है, मोशन में आ जाएगी और यहाँ पर चलने लगेगी बॉडी, और ये जो फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। बॉडी की जो मोशन है वो रोल डाउन करने की है। मान लीजिए बॉडी जो है इस प्रकार से सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, इस तरह से रोल कर रही है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करता है वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम वैल्यू होती है, सभी प्रकार के फ्रिक्शंस में सबसे कम वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की सबसे कम वैल्यू होती है। बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर इस तरह से फिसलता है तो वहाँ पर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड करती है बॉडी, ठीक है। तो डिपेंड, अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं कि फ्रिक्शन जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है सरफेस की प्रॉपर्टी, ठीक है।
कोई भी सरफेस जितनी चिकनी होती है, ठीक है, जितनी चिकनी सरफेस होगी उसमें जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू कम होते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिसलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं हो किसी भी सरफेस पर तो ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही सब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रिक्शन आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी है। क्यों है? बैलेंस बनाने के लिए, मोशन के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, ज़रूरत होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई कार है, अगर उसमें पहिए ना हो, ठीक है, जो उसके जो टायर्स हैं, टायर्स ना हो तो क्या होगा, टायर नहीं होगा तो इसमें फोर्स लगाया जाए इस साइड, तो इस फोर्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी जब ये खींचेगी, जब ये आगे जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो उसको हम आसानी से खींच ही नहीं सकते बिना किसके, बिना उन पहियों के। तो पहिए क्यों लगाए गए? पहिए इसीलिए लगाए गए ताकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाए, कि रोलिंग फ्रिक्शन की बहुत कम वैल्यू होती है, और जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही कम हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना, ठीक है। टायर की अगर ये सरफेस मान लीजिए, इसको बोलते हैं, अगर इसको सरफेस बोल रहे हैं तो इस तरीके के टायर की सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मान बढ़ाया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर ये चिकनी रही तो टायर भी फिसलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर चाहिए हमें। एक बनाए जाते हैं डिफरेंट जो मशीनरी में स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जो टायर्स में स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जहाँ पर भी मोशन से रिलेटेड काम होता है, उसके जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को, कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रखी जाए जिससे हमें वहाँ पर कम फोर्स में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, ठीक है। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? देखिए, आपने फील किया होगा कि कभी जैसे जब गाड़ी चलती है, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसको धक्का दे के चलाना है, तो धक्का उसको जब शुरुआत में धक्का देते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उससे जो कार है वो रोल डाउन होनी शुरू हो जाएगी, तो कम फोर्स से ही वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई कारणों से होता है। सबसे पहले होते हैं, पहला कारण जो होता है वो होता है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, किसमें? लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व के कारण। उसके बाद दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि वहाँ पर जो है उसकी जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक जब शुरुआत में उसको धकेलते हैं तो एक लिमिट तक जो है फ्रिक्शन बढ़ता है, उसके बाद अगर मान लीजिए हम ग्राफ से बताएं तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ता है। उसके बाद एक वैल्यू के बाद जब बॉडी जो है रोल डाउन होने शुरू हो जाएगी तो जो फ्रिक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सबसे पीक वाली वैल्यू होती है, जब बॉडी चलना शुरू कर देती है, वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता ही वही है जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन पीक वैल्यू पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बातें फ्रिक्शन के बारे में, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं के बारे में। एक होता है इम्पल्स, एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जब एक बड़ा फोर्स, ठीक है, एक लार्ज फोर्स एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए किसी वस्तु पर एकदम से बहुत सारा फोर्स लगा दिया जाए तो वहाँ पर जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है, आवेग बोला जाता है। ए लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरी स्मॉल टाइम, तो ये क्या होता है? ये कहलाता है इम्पल्स। ये फोर्स क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो F इंटू डेल्टा टी होती है, ठीक है। ये डेल्टा टी हमने क्यों लिखा? ये बहुत ही स्मॉल टाइम है, ठीक है, बहुत ही छोटा समय है जिसके लिए वो फोर्स उस पर लगा है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। क्रिकेट में आपने देखा होगा बॉलर जो है बॉल फेंकता है, उसके बाद जो
बैट्समैन है वो हिट करता है, तो जो बॉल आ रही थी बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही थी, उसके बाद हिट करती है बैट से और बहुत कहलाता है इम्पल्स। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि जैसे कि आपने कराटे चैंपियंस को देखा होगा, कराटे के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स को एक साथ ही तोड़ देते हैं, ठीक है, हाथों से। अब ये फोर्स जो है, जितना फोर्स हम अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, अगर यही फोर्स हम ज़्यादा समय के लिए अगर उस बॉडी पर लगाते हैं तो उतना उसका इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आपने कराटे के जो खिलाड़ी होते हैं उनको देखा होगा कि इस तरीके से अपने हाथों से, ठीक है, हथेलियों से फोर्स लगाते हैं ब्रिक्स पर और ब्रिक्स एकदम से टूट जाती है, ठीक है। और अगर हम उन्हीं ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा इस तरीके से बहुत देर तक फोर्स लगाते हुए तोड़े तो वो नहीं टूटेगी, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पर, बहुत तेज़ी से फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इस तरीके से लगाते हैं, तो वहाँ पर उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और वो दैट टाइप ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है इम्पल्स। और ये क्या होता है, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, कि पहले जो मोमेंटम था और उस टाइम के बाद जो मोमेंटम हुआ, दोनों में जो चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। एफ डॉट डेल्टा टी इंटू और एफ डॉट डेल्टा टी या फिर P1 माइनस P2 यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है आवेग या फिर इम्पल्स। अब ये मोमेंटम क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम समझेंगे हम अगली वीडियो में, जहाँ पर हम मोमेंटम के, आज की वीडियो में बात की हमने फोर्सेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।